मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज मेरे पास मेरे क्लास 9th का जो पहला प्री मिड टर्म एग्ज़ाम था उसका आंसर शीट है, और ये आंसर शीट है। यहाँ पे मेरे पास दूसरा आंसर शीट और यहाँ पे तीसरा आंसर शीट। आज हम आपको अपना आंसर शीट दिखाने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर हाफ ईयरली हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे आप आंसर शीट पे अपना आंसर किस टाइप लिखेंगे कि आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। साथ ही में मैं अपने क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी लेकर आया हूँ और वहाँ पे आपको क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन के भी रिज़ल्ट लेकर आया हूँ, और साथ ही साथ में आपके पास मैं क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन का भी मार्क्स लेकर आया हूँ। और फाइनली जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि क्लास 10th के मार्कशीट भी मुझे मेरे स्कूल से मिल चुका है और मैं आपको क्लास 10th का मार्कशीट भी दिखाने वाला हूँ। सॉरी, ये उल्टा था, ये सही है। तो ऐसा क्या था कि मैंने अच्छा स्कोर किया, और आप अगर मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स देखेंगे क्लास 10th के, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई वो बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन जो था उससे बेहतर है, क्योंकि उस पर मेरे लगभग 94% आए थे। और मैथ में तो पूछिए मत, मैथ में मैंने स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100। तो आइए आपको एक एक करके हम वो सारे स्टेप्स को बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने पढ़ाई में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि लगातार 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ लेते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन 1 घंटे के बीच या फिर 2 घंटे के बीच आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हम जब बहुत सारी चीज़ों को एक ही बार में सोचते हैं कि कवर कर ले, तो स्टार्टिंग में तो वो सारी चीज़ें कवर हो भी जाती है, हमें हर कुछ समझ में आ भी जाता है। लेकिन क्या होता है, एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम PW में पढ़ाई कर रहे हैं और हर एक पीरियड के बाद एक ब्रेक होता है, यानी कि 1.5 घंटे का एक पीरियड है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक और उसके बाद 1.5 घंटे का दूसरा पीरियड। ऐसे करने के पीछे का रीज़न क्या है? तो हम अगर लगातार पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कवर नहीं हो पाएगी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए पहला स्टेप ये है कि अगर आप पढ़ाई कर भी रहे हैं तो उसमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि अगर आप बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अब स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा, आपके जितने भी दोस्त होंगे वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको क्या होगा, अंदर से शर्म आएगी कि हाँ हम भी पढ़ाई कर लेते। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरे दोस्त जब पढ़ाई करते हैं और उस समय मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, तो मेरे अंदर ये सोच डेवलप होती है कि काश मैं भी पढ़ाई कर लेता, काश मैं भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बना लेता। दूसरा पॉइंट ये था कि आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि जिस चीज़ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आप जिस चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो उसको एलिमिनेट कर दो। अगर मोबाइल आपका डिस्ट्रैक्शन है तो पढ़ाई करते समय कम से कम आप मोबाइल को साइड में रख दो, या फिर उसको साइलेंट मोड पे कर दो, या फिर आप उसको फ्लाइट मोड पे कर दो। अगर आपको कोई ऐप से दिक्कत है तो हो सकता है कि आप उसे, जैसे कि मुझे कभी कभी इंस्टाग्राम से दिक्कत होने लगती है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इंस्टाग्राम को डिलीट करूँगा और फिर गूगल से लॉगिन करके चलाता रहता हूँ, जो कि बैड हैबिट है। लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्राम चलाइए या फिर कोई भी पब्लिक ऐप चलाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए कि आप उसे लिमिट में यूज करें। तो आपके पास जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है वो आप उसको साइड में कर सकते हो। चौथा है कि एक्टिव रिकॉल। अगर आप किसी टॉपिक को पहले पढ़ चुके और उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ना चाह रहे हो, तो आप उसको सबसे पहले रिकॉल कर लो कि अगर मैंने लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ा तो पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट के 2 लॉ होते हैं। आज मैं पढ़ रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक है मेरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले मैं क्या करूंगा कि एक्टिव रिकॉल करके जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थी उसको मैं अपने आप रिकॉल कर लूँगा, अपने आप पढ़ाई कर लूँगा, और उसके बाद स्टार्ट करूँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 4 स्टेप। 5वां है कि आप निमोनिक्स बना सकते हैं। जैसे एक निमोनिक्स है LEOGER। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं,
लेकिन इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो वो क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन यानी कि बच्चे समझ जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, जो कि गलत है। क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आप बहुत बड़े बड़े जैसे बेटा मांगे कार, बेटा फरार, ये सब ऐसे निमोनिक्स भी है जो आप पीरियोडिक टेबल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स है जो आप अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आप टांग लें या फिर चिपका लें और उसको रोज़ देख के पढ़ते रहें। अब आते हैं अपने मार्कशीट के ऊपर और फिर बताएंगे कि इतने ज़्यादा नंबर्स आने के पीछे का राज क्या है और हम कैसे आंसर शीट में अपना आंसर लिखते थे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आप चाहो तो हमें पता है कि 21 दिन में किसी आदत को हम लोग छुड़ा भी सकते हैं और 21 दिन में हमारी कोई भी आदत बन भी जाती है। तो एक बार मेरे स्कूल में जो मैं डीएवी में पढ़ता हूँ वहाँ पे एक आचार्य पौन आए थे, उन्होंने मुझे ब्रेन डायरी दिया था। उन्होंने बोला कि 21 दिन तक इस डायरी पे आप जो टाइम में जितना भी पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो तो उसको लिखना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट पेज, और फर्स्ट पेज मैंने स्टार्ट किया था 7 अगस्त 2023 में। यहाँ पे पहला टाइम दिया गया था बिफोर 6 AM, यानी कि 6 बजे के पहले क्या मैंने पढ़ा था। तो सब्जेक्ट में नो स्टडी, टॉपिक में क्रॉस। यहाँ पे फिर आप 7 से 8 के बीच में देख सकते हैं तो मैंने मैथ्स पढ़ा था और टॉपिक का क्या नाम था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एक चैप्टर भी है लेकिन यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है तो टॉपिक में हम लोग लिख लेंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप एक 10 वाला कॉपी लो रफ का, उसमें 21 पेज लो या फिर 21 से ज़्यादा लो, और रोज़ आप जो भी चीज़ पूरे दिन में पढ़ाई कर रहे हो उसको लास्ट में जाके याद करके लिख लेना है। इससे आपके सोचने की क्षमता भी डेवलप होगी कि आप पूरे दिन में जो आपने किया है आप उसको याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और जो आपकी आदत बनेगी वो भी बन जाएगी। यहाँ पे कुछ है टर्मिनोलॉजी, जैसे द टॉपर को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, स्मार्ट एजुकेशन के फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो उसको मैंने बता चुका था। आप चाहे तो अपना खुद का एक ब्रेन डायरी भी बना सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो तब। आइए अब बात करते हैं अपने मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने क्लास 9 और मेरा सेक्शन था 9G, उसके मार्क्स के बारे में। तो पहली बात करें तो इंग्लिश की, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरा नाम उत्कर्ष राज है, डेट ऑफ बर्थ 18/2/2010 है। पहली बात जो इंग्लिश का एग्ज़ाम था वो मेरा अच्छा खासा गया था। हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में मेरे टोटल ओवरऑल आए थे 90, साइंस में आए थे 82, साइंस में बहुत कम हो गया था, लेकिन संस्कृत में 96, सोशल साइंस में 93 और मैथ्स में 92, टोटल 453 और मेरा परसेंटेज बना था 19.60, जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज माना जा सकता है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th हाफ ईयरली। बहुत सारे बच्चे के अभी हाफ ईयरली स्टार्ट हो गए होंगे और बहुत सारे बच्चे के हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले होंगे और वो डर रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें ताकि मेरे हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ जाए, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो कैसे किया जाए वो हम आपको एक एक करके अपना हाफ ईयरली का रिजल्ट बताते हैं। इंग्लिश में मेरे आए थे 97/100, साइंस में 87 और संस्कृत में 90, सोशल साइंस में 95। और बहुत ज़्यादा खुशी मुझे तब मिली थी जब मुझे ये पता चला कि मैथ्स में मेरे 100/100 आए थे, और ऑब्वियसली आपको भी खुशी होती अगर आपके इतने मार्क्स आए होते। तो ओवरऑल परसेंटेज मेरा था 93.80 और मार्क्स मेरे थे 469/500। पहले में आया 93.80। काश उतना बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता, जो कि नहीं हुआ, और क्योंकि मेरी खुद की लापरवाही से जितना मैंने स्टेप बताया उसमें से मैंने कुछ ही फॉलो किया होगा, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो गए। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं मेरा मेन जो है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट, जो कि आज ही मैंने क्या किया अपने स्कूल से लेकर आया है। इंग्लिश में 80, संस्कृत में 92, शायद ये आप लोग जानते भी होंगे, मैथ में 93, साइंस में 95, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स है, सोशल साइंस में 87 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर में 83। ओवरऑल जो रिज़ल्ट था मैं पास हो चुका था और इससे बड़ी खुशी कुछ
हो नहीं सकती। और ये है कुछ रिजल्ट, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग कैसे लिखें। तो सबसे पहले अगर हम ले साइंस की, तो साइंस में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं था। आपको करना ये था कि हर एक आंसर का जो पॉइंट है, हर एक आंसर को आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना था। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन जो एक न्यूमेरिकल्स था उसे मैंने कितने बेहतरीन तरीके से बनाया है। और वहाँ पे सबसे पहला अगर न्यूमेरिकल्स में आ जाए आपको, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। गिवन लिखिए और फिर आप वहाँ पे किस किस चीज़ का यूज करें। जैसे मैंने यूज किया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, तो उसको लिखा मैंने। और फिर 2 मार्क्स का था और 2 मुझे मार्क्स पूरा मिल गया। दूसरे पेज की बात करें तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट निकालना था और वहाँ पे भी मुझे 2 मार्क्स मिले। हालांकि तीसरा क्वेश्चन जो था वो मेरा गलत हो चुका था क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ वाला है क्वेश्चन की, यानी कि प्रूव करो s = ut + ½ ये इंपॉर्टेंट होता है कब? आपके एग्ज़ाम में। कौन से एग्ज़ाम में? तो क्लास 9 के एग्जाम में, क्योंकि ये क्लास 9 का टॉपिक है और ये जो है वो क्लास 9 के फर्स्ट प्री मिड टर्म का है। बाकी मैंने लेने की कोशिश की लेकिन मुझे स्कूल से मिला नहीं, तो दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी फ्रॉम दिस। और अगर एक बात, जब भी आपके पास कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि आपके 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना हो, तो वहाँ पे आपको पॉइंट वाइज आंसर ही लिखना है और एक कॉलम बना लेना है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का, जिसमें आप एक एक पॉइंट को अच्छे से लिख सकते हो। कोशिश ये करना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन हो उससे 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा के लिखना है। और ये डायग्राम जो कि 4 नंबर का था लेकिन मुझे 3 नंबर मिला क्योंकि मेरा डायग्राम सेक्शन जो है वो बहुत ख़राब है, मुझे डायग्राम आता ही नहीं है। तो ये था कुछ साइंस का। सोशल साइंस में हम आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाएंगे। इकोनॉमिक्स में जब मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए थे 40 मार्क्स में इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स का था, उसमें 10 में 10 आए थे, तो मेरी मैम ने मुझे एक स्माइली दिया था। वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप भी वैसा स्माइली चाहो तो ले सकते हो। ये पेज जो है वहाँ पे लिखा था कि ये पेज जो है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपको ये बताना था डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो वहाँ पे भी मैंने 4 पॉइंट्स लिखे थे और अच्छे पॉइंट्स लिखे थे। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स में मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिला भी और ऊपर से एक प्यारा सा स्माइली भी मिला। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैप वाले सेक्शन को आप कोशिश करें कि कलर हो तो कलर से करें, अगर नहीं है तो भी अच्छा है। मैप में मुझे सिर्फ 2 मार्क्स मिले थे। कितने मार्क्स का था मैप? तो था वो 4 मार्क्स का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेकार हम कलर भी करते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक देखते रहे हमारा चैनल ओवर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।